आज जिस वर्क को डिस्कस करने वाले हैं वो एक अमेरिकन राइटिंग है एंड इवन दैट अमेरिकन राइटर द फीमेल राइटर दैट इज विला कैथर। तो विला कैथर है हमारे पास आज जिनको आज डिस्कस करेंगे वॉज एन अमेरिकन राइटर। तो ये आपको ध्यान रखना है दैट शी इज़ एन अमेरिकन राइटर। तो अमेरिकन राइटर है एंड फेमस फॉर अ नॉवेल्स। इनके जो नॉवल फेमस है दैट इज़ अ ग्रेट प्लेन्स, इनके लिए जानी जाती है। और पायोनियर्स इन द सॉन्ग्स ऑफ लार्क, द सॉन्ग्स ऑफ लार्क। और पुलिट्जर प्राइज मिला इन्हें फॉर वन ऑफ आवर्स द नॉवल सेट ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 1। तो जो वन ऑफ आवर्स है इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला है। और जो राइटिंग है जैसे आप देख रहे हो ऑन द गर्ल्स रोड, ठीक है, बहुत ही इस तरह की राइटिंग है इवन द टाइटल इज़ डिफ़िकल्ट टू इंटरप्रेट। पर हम यहाँ पे मीनिंग समझने वाले हैं, वर्स मीनिंग ऑफ द गर्ल। ठीक है, ये गर्ल का मतलब क्या है और क्या है ये राइटिंग इसके रिगार्डिंग। जैसे मीनिंग को हम निकालने के लिए जाते हैं इट्स मीनिंग ऑफ द गर्ल। तो यहाँ पे गर्ल का मतलब जो निकल के आता है इट इट सिंपली मीन्स एट द सी, समुद्र, या फिर द ट्रैवल एंड ऑल्सो द सी बर्ड। ठीक है, एंड द कोस्टल लाइफ। और जैसे कि गल के आगे रोड लगा रखा है तो गल का मतलब सिंपली एक ही पक्षी है जो समुद्र के ऊपर जो उड़ती है उस तरह की। तो गल आप सर्च करके देख भी सकते हो। बट द स्टोरी ये जो हम पढ़ रहे हैं आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं दैट व्हाट वी आर रीडिंग, यहाँ पे इज़ अ मीनिंग डिफरेंट। यहाँ पे जो सी, ट्रैवल, द कोस्ट लाइफ, इसका कहीं ना कहीं इमेज क्रिएट करती है। द रोड हियर इज़ नॉट लिटरल रोड। यहाँ पे जो रोड है वो लिटरल रोड नहीं है बल्कि ऐसा लग रहा है इट्स अ पाथ टेकन बाय द शिप ऑन एन ओपन वाटर। कि कोई एक शिप है जो कि एक ओपन वाटर पे जो है वो मूव कर रही है। इट्स जस्ट लाइक एन सिंबल। तो मेटाफर है ये जो यूज़ किया गया है द गर्ल ऑफ फॉलो। ठीक है, तो यानी यहाँ पे द सी जर्नी सर्व एज अ सेटिंग ऑफ द स्टोरी। कि यानी पूरे में समुद्र की जर्नी है। तो जब रीडर होता है, जब रीडर यानी इवन द टाइटल आप रीड करते हो दैट ऑन द गर्ल्स रोड, इट मीन एक वॉयज, इट्स अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ द वॉयज जहाँ पे आपको सी, ट्रैवल, द कोस्टल लाइफ और शिप ऑन द ओपन वाटर ये सब दिखने वाला है। और इज़ अ सिंबल ऑफ फ्रीडम एंड एस्केप। जब आप कहानी पूरा समझ लेगा तो आपको ये समझ आ जाएगा दैट इट इज़ अ सिंबल ऑफ फ्रीडम एंड एस्केप। तो ये फ्रीडम और एस्केप का भी सिंबल है। बाकी जैसे जैसे कहानी आपको क्लियर होता जाएगा तो आपको समझ आती जाएगी कि मतलब ठीक है कि क्या है इसमें। जैसे कि इट्स एन एग्जांपल ऑफ द ट्रांसेंट नेचर ऑफ लाइफ। कि लाइफ इज़ द ट्रांसेंट, यानी इस दुनिया से उस दुनिया तक जो है लाइफ, जो इस तरह की लाइफ होती है। द गर्ल्स और ऑल्सो द ट्रांसेंट क्रीचर एंड द कॉन्स्टेंटली ऑन द मूव, है ना, जैसे समझ रहे हो आप। कि गर्ल जिस तरह से ओपन सी है जिसका ना कोई शुरुआत है, समुद्र का ना कोई अंत है। द सेम इज अबाउट द गर्ल्स रोड और द ह्यूमन लाइफ। हमारी भी एक जो जर्नी है दैट्स द ट्रांसिएंट, यानी हम मरेंगे फिर उसके बाद किसी और जन्म में आएंगे, समथिंग लाइक दैट। एंड इट्स ऑल्सो द इमोशनल एंड मेटाफोरिकल जर्नी। तो यहाँ पे गर्ल जो है वो मेटाफोर एज एन मेटाफोरिकल जर्नी भी दिखाती है। तो यहाँ पे बहुत सारे मीनिंग निकल के आने वाले वर्ड्स मीनिंग ऑफ द गर्ल्स हेयर। तो कहानी बहुत अच्छी है। जब आप कहानी के थ्रू जाओगे एज एन इमोशनल एंड ऑल्सो देयर इज अ सीन ऑफ द मेलोड्रामा। तो ये सब है। बाकी जो कहानी के अलग अलग सोर्सेस हैं और जो जो इसमें जो हमें मटेरियल चाहिए फॉर द आंसर राइटिंग वो आपको इस वीडियो में मिलेगी। बट ऑन द गर्ल्स रोड, यहाँ पे गर्ल का मतलब मैंने आपको बता दिया जो कि द कनेक्शन टू द सी एंड नेचर दिखाती है एंड ऑल्सो द सिंबल ऑफ द फ्रीडम एंड एस्केप एंड द ट्रांसेंट नेचर ऑफ लाइफ एंड द इमोशनल एंड मेटाफोरिकल जर्नी। जब कहानी के एंड में पहुँच जाओगे तब आपको समझ आ जाएगा कि ये जो गर्ल्स है इज इन देयर फ्रीडम एंड द ट्रांसियंस है इज़ अ पावरफुल स्टोरी एक्सप्लोरेशन ऑफ लव, लॉस एंड मेमोरी। कहानी में लव, लॉस एंड द मेमोरी, इनके आसपास जो है कहानी मूव होती है। तो बहुत ही इमोशनल कहानी है जिसको आप पढ़ने जा रहे हो एंड ऑल्सो द ट्रू सिंबल ऑफ द लव। आप इसमें लव का एक ट्रू सिंबल देखोगे। और छोटी सी कहानी है बट इज़ फुल ऑफ मेटाफर। जैसा आप देख रहे हो टाइटल ही मेटाफर है दैट इज ऑन द गर्ल्स रोड। और फटाफट हम डिस्कस करना शुरू करते हैं इसे। यहाँ पे विला कैथल के लाइफ एंड वर्क के बारे में दैट द विला सिबेट कैथल बॉर्न ऑन December 7 1873। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपको याद रखना। पर आप ये ध्यान रखते हो शी लिव्ड इन द पिट्सबर्ग इन द 10 ईयर, 10 साल तक ये पिट्सबर्ग में रही। उसके बाद मैगजीन एडिटर बनी, हाई स्कूल में एज एन इंग्लिश टीचर
उसके बाद ये यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का लिंकन में 1895 वहाँ पढ़ाती थी। द कैथर फर्स्ट कलेक्शन ऑफ द शॉर्ट स्टोरीज इन्होंने बहुत लिखी। द ट्रोल गार्डन वॉज पब्लिश इन 1905। उसके बाद इन्होंने और भी, जैसे कैथर्स बेस्ट नोन स्टोरीज द वैगनर मैटिने, उसके बाद द स्क्रिप्टर फ्यूनरल एंड द पोल्स केस। ठीक है, इनकी कुछ कुछ द फेमस राइटिंग है। इसके बाद हर मैनी वर्क्स इंक्लूड दैट द एप्पल ट्वाइलाइट, द अलेक्जेंडर ब्रिज और द पायोनियर्स, द सॉन्ग ऑफ द लार्क। ये मैंने आपको बताया, द सॉन्ग ऑफ द लार्क एंड द पायोनियर इज रियली द इम्पॉर्टेंट राइटिंग। और इसके बाद पुलिट्जर प्राइज़ मिला है, यानी कि से वन ऑफ अर्स राइटिंग के बेस पे पुलिट्जर प्राइज़ भी मिला है। विलियम सिमिट का तो पब्लिशिंग हर रिटन वर्क इन द नेब्रास्का द स्टेट जर्नल, एक रिसर्च पेपर था, उनमें ये अपने वर्क को पब्लिश करवाती थी। और इंग्लिश में पहले तो इन्होंने द मेजर वर्क फ्रॉम द साइंस, उसके बाद इन्होंने इंग्लिश में पढ़ाई करी एंड दी ग्रेजुएटेड फ्रॉम द बैचलर ऑफ आर्ट्स इन 1894। The Cather once remarked the most important impression the one received come from the age of the 15, कि 15 साल से ही ये काफ़ी सीरियस हो गई थी अपने राइटिंग को लेके। एंड द सफ़ीरा एट द स्लेव गर्ल ऑफ द नेब्रास्का वर्क, ये इनकी फेमस वर्क है जो कि जिस मैगजीन के अंडर ये लिखा करती थी। ऑल दो द सेटिंग इज ऑफ इन द अमेरिकन द वेस्टर्न फ्रंटियर, तो अमेरिकन स्टाइल ऑफ राइटिंग थी, अमेरिका में वेस्टर्न साइड ऑफ जो है इनका डायलेक्ट, उसके बेस पे जो राइटिंग लिखा करती थी। द कैथर डिफेंड्स ऑन द आर्टिस्टिक वैल्यूज़ एंड इंक्रीजिंग मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, तो ये इनकी जो राइटिंग में आपको दिखेगा किस तरह से आर्टिस्टिक वैल्यू, यानी हर कला की मीन द सब्जेक्टिव एसेंस की बहुत वैल्यू है। इवन द आर्ट हैज़ इट्स ऑन वैल्यू। ऐसा नहीं है कि हम सब मटेरियलिज्म की तरफ मूव हो जाए, मटेरियलिस्टिक हो जाए, ऐसा नहीं है। मीन दैट आर्ट्स हैज़ इट्स ऑन वैल्यू, कि मतलब आर्ट्स की भी खुद की एक वैल्यू होती है। तो इस तरह से एज एन रोमांटिक थीम आप अमेरिकन रेनेसां फ्रेम में इस राइटिंग को समझ सकते हैं, क्योंकि आपको पता है 1855 दिस कोर पीरियड ऑफ द अमेरिकन रेनेसां। इस समय अमेरिका में रेनेसां चल रहा है। द सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ जैसे राइटिंग आ रही है जो कि विटमैन लेके आए, इवन द एमरसन की स्पीच। तो अमेरिका के रेनेसां टाइम पे इनका जन्म हुआ है, तो उस तरह का इन्फ्लुएंस इनमें देखने को मिलता है। एंड इवन दिस इज़ अ प्रीकर्सिव अगेन टू द रोमांटिक एज। और ये द थीम ऑफ द रोमांटिसिज्म, इट मीन द सब्जेक्टिव एसेंस का प्रीकर्सिव है इनकी जो राइटिंग है। More than are the contemporary the figures of the generation, which was that the Faulkner, Fitzgerald, Hemingway, the Cathars fiction create a personal intimacy between the writer. और जब हम देखते हैं कि जो हेमिंगवे हो गए और इवन द फॉकनर हो गए, फिट्जगेराल्ड हो गए, इनकी राइटिंग से बहुत इम्प्रेस थे, जिन्होंने और उन्होंने अपनी राइटिंग में इस तरह के सीन और यहाँ से इम्प्रेस होकर काफ़ी कुछ लिखा है, जैसे द प्रायरी ट्रियोलॉजी और द पायोनियर, द सॉन्ग्स ऑफ द लार्क एंड माई एंटोनिया। इस तरह की जो राइटिंग है 1913, 1915, 1918, इस तरह की जो राइटिंग इनकी पब्लिश हुई, इनका बहुत इम्पैक्ट आया है किसके ऊपर, आने वाले टाइम के राइटर पे थे, फॉकनर, फिट्जगेराल्ड एंड हेमिंगवे, जो कि 1950s ऑफ द पोस्ट वर्ल्ड वॉर राइटिंग जो लिखते थे, पोस्ट वॉर राइटिंग जिन्होंने लिखी, उनमें देखने को मिला इम्पैक्ट। इट मीन दैट आर्ट हैज़ इट्स वैल्यू। ठीक है, और पुलिट्जर प्राइज़ मिला इन्हें 1922 को, किस वर्क के लिए, वन ऑफ आर्ट्स के लिए। अब ये है हमारे पास दैट विला कैथर ऑन द गर्ल्स रोड। ऑन द गर्ल्स रोड को 1908 में विला कैथर ने एज ए टचिंग मेमोयर, एक ये एक तरह से यादें हैं, मैंने पहले बोला इस लव एंड द लव इन द फॉर्म ऑफ मेमोरी, दैट इज द मेमोयर। ये एक यादें हैं ऑफ अनरिक्वेटेड लव ऑफ द एलेक्जेंड्रा डेपलिंग ऑन अ शिप फ्रॉम जिनेवा टू द न्यूयॉर्क सिटी। यानी अनरिक्वेटेड लव का मतलब होता है वापस प्यार ना मिलना, उस तरह से। लव विद द एलेक्जेंड्रा डेपलिंग, यानी यहाँ पे जो हमारे पास राइटर हैं उनको, इवन दैट मेल राइटर, यानी इस कहानी के जो नरेटर है, ठीक है, उन्हें प्यार हो गया है किससे, और वो मेल है, किससे प्यार हुआ, फीमेल से। फीमेल का नाम क्या है, दैट एलेक्जेंड्रा डेपलिंग, ऑन ए शिप, और एक शिप में प्यार हुआ है। वो शिप कहाँ से जा रही थी, दैट जिनेवा से लेके न्यूयॉर्क सिटी तक। एंड अ कंपेलिंग ब्यूटी डिस्पाइट द इलनेस एंड द डैंडी ऑफ हर हस्बैंड, शी गिव्स इन अ मिस्टीरियस बॉक्स एंड शी आस्क्स दैट ही हैज नॉट टू ओपन इट, शी राइट्स। अच्छा, कहानी में कुछ जैसे कि जो एक ये पूरा गर्ल्स रोड, यानी एक तरह के शिप की एक यात्रा है, उस यात्रा में जो हमारे पास जो इवन द राइटर है वो प्यार में आ गए एक औरत के साथ। औरत इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि उसके ऑलरेडी बच्चे हैं, दी हस्बैंड भी उसका काफ़ी फैशनेबल है, और लड़की भी काफ़ी खूबसूरत है यहाँ पे जो औरत है। एंड और वो जो औरत है वो नरेटर को एक मिस्टीरियस बॉक्स देती है और बोलती है कि उसे तब ओपन करना जब मैं बोलूँगी। दिस इज़ अबाउट द क्लाइमेक्स सीन ऑफ द राइटिंग। ये इस पूरी कहानी के से क्लाइमेक्स सीन, तो ये क्लाइमेक्स सीन है। जब हम कहानी की तरफ मूव करेंगे तो हमें पता चलेगा दिस सिम्बलाइज द लव द 20 ईयर्स पास्ट। तो 20 साल पुराना जो ये एक 20 ईयर पास्ट जो 20 साल पुरानी बात है वो इस राइटिंग के थ्रू
हम तक लेके आया जा रहा है। द वेनिटी समटाइम द सेव अस व्हेन नथिंग एल्स विल एंड द माइंड सेव्ड यू। अब इसका मतलब अगर आप देखने चलते हो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वैनिटी, पहले तो आपको वैनिटी का मतलब समझ आना चाहिए। इट मीन द क्वालिटी ऑफ द बीइंग टू प्राउड, यानी आपके अंदर कोई एक ऐसी क्वालिटी है और आपको उस क्वालिटी को लेके आप एज एन फेवर कर रहे हो, आपको बहुत घमंड है एक तरह से। पर ये वो वाला घमंड नहीं है, ठीक है। इट मीन्स आपको अपनी क्वालिटी पे भरोसा है एंड ऑफ योर अपीयरेंसेस, योर एबिलिटी, उसके ऊपर आपको भरोसा है। तो यानी वैनिटी समटाइम्स सेव्स अस, कहते हैं जो हमारे अंदर की क्वालिटी है कई बारी वो हमें बचाती है। एंड वन नथिंग एल्स विल, और जब कुछ और कहीं से मदद ना मिले तो हमारी क्वालिटी से हमें बचाती है। एंड माइंड सेव्ड यू, और इस तरह से मेरी क्वालिटी है तुम्हें बचाएगी। आप जब प्लॉट समरी के थ्रू जाओगे, आप कहानी के थ्रू जाओगे, जब आपको समझ आएगा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस लाइन, न द प्लॉट समरी। अब यहाँ से कहानी की शुरुआत होती है। वन डे द पेंटर कम्स टू द नरेटर्स हाउस, एक दिन एक पेंटर आता है नरेटर के घर पे। इवन द स्टोरी हमें बता दिस नरेटर ऑन द बिजनेस मैटर, और कोई बिजनेस मैटर को डिस्कस करने आता है। एक पेंटर नरेटर के घर पे आता है किसी बिजनेस मैटर को समझने के लिए, उसे सॉल्व करने के लिए। बट स्टॉप्स, पर वो एकदम रुक जाता है। व्हेन ही सीज द पेंटिंग ऑफ अलेक्जेंड्रा एबलिंग, जब वो देखता है कि उस घर में और कमरे में अलेक्जेंड्रा एबलिंग की जो है एक पेंटिंग लगी होती है। ठीक है, समझ रहे हो। एक पेंटर आया नरेटर के घर पे और वो दोनों डिस्कस कर रहे हैं अबाउट द बिजनेस मैटर। शायद पेंटिंग के जो पेंटर है वो ये डिस्कस करने आया हो कि पैसे हिसाब कोड़ी का मामला। बट स्टिल हमें इतना पता है कि पेंटर आया नरेटर के घर पे और बिजनेस मैटर को डिस्कस करने के लिए आया। इतने में जो पेंटर की नज़र है वो अलेक्जेंड्रा एबलिंग की पेंटिंग पे जाती है। द पेंटर इज एस्टॉनिश्ड, वो चौंक जाता है। व्हेन ही सीज दैट हाउ ब्यूटीफुल शी इज़, कि कितनी खूबसूरत है। द नरेटर देन फ्लैशेस बैक, अब नरेटर उसके बारे में बता रहा है। अब रीडर को थ्रू नरेटर के माइंड के थ्रू हमें कहानी के बारे में पता चलता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द ड्रामेटिक मोनोलॉग, और ये ड्रामेटिक मोनोलॉग के अंदर भी आता है। एंड ऑल्सो द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का भी यूज़ है। और विलक आर्थर की जो लाइन है, इट मीन दैट मॉडर्न वर्ल्ड इज़ नाउ स्प्लिटिंग इनटू द टू हाफ हेमिस्फीयर, कि जो मॉडर्न वर्ल्ड है आफ्टर दैट 1900, ये जो स्फीयर है ये दो आधे हिस्से में टूटने वाला है। इट मीन दैट देयर इज समवट डिफरेंट इन फील्ड ऑफ द राइटिंग, इन फील्ड ऑफ द लिटरेचर बेसिकली। ये हमें देखने को मिलता है विलक आर्थर के बारे में। तो यहाँ पे पेंटर है वो हैरान हो जाता है उस पेंटिंग को देख के, और वो पूछता है ये किसकी पेंटिंग है। अब नरेटर फ्लैशबैक में चला जा रहा है। ये 20 साल पुरानी बात है। अब ये कहानी रीडर हम सब के पास आ रही है, कहानी में ऐसा हुआ क्या। नाउ ऑन द फ्लैशबैक सीन, ये कहानी चल रही है। अब नरेटर बता रहा है दैट ही मेट हर, द फ्लैशबैक सीन में चल रहा है। ही इज़ बोर्डिंग फ्रॉम इटली टू द न्यूयॉर्क, नरेटर बोल रहा है ये उन दिनों की बात है जब मैं इटली से न्यूयॉर्क के लिए जा रहा था। एंड व्हेन ही सीज द मिसेस एबलिंग, मैंने वहाँ पहली बारी मिसेस एबलिंग को देखा। द कैप्चर्ड बाय हाउ ब्यूटीफुल शी लुक्ड एंड ही वॉच्ड हर, उसने देखा कि वो कितनी खूबसूरत वो लग रही थी। इट्स अबाउट द रेड हेयर, उसके लाल बाल थे। एंड ही वॉच्ड हर एंड देयर डॉटर, और उसकी बेटी भी थी कैरीन, उसकी बेटी का नाम है कैरिन। एंड ही एंजॉयज टेकिंग टू हर एंड ट्राइंग टू फाइंड आउट दैट शी इज थिंकिंग अबाउट दैट शी स्टेयर्स एट द ओशन ऑल डे। उसके बाद उसने देखा कि वो उसे देखता ही जा रहा था नरेटर, और उस धीरे धीरे उससे प्यार हो गया। और जब वो देखता था तो वो देखती थी ओशन पे। एक तरह से आपने अगर टाइटैनिक मूवी देखी हो, द सेम सीन इज हियर, ठीक है। तो जो टाइटैनिक पे हीरो एंड द हीरोइन है वो शिप पे ही जा रहे हैं, वैसे सिनेरियो कुछ यहाँ पे ऐसे समझो आप। तो वो सारा दिन बाहर निकल के ओशन को देखती रहती थी। वन डे द लार्स एबलिंग, अब ये लार्स एबलिंग क्या है, इट मीन द हस्बैंड ऑफ द मिसेस एबलिंग, इट मीन द लार्स एबलिंग थैंक्स टू नरेटर, वो नरेटर को थैंक्स करने आता है फॉर द टॉकिंग टू हिज वाइफ, कि वो उसकी वाइफ से बात कर रहा है। तो इसके लिए वो थैंक यू कह रहे हैं, क्योंकि लार्स एबलिंग जो है वो खुद बहुत सारी लड़कियों के साथ बात करता था, वो उतना टाइम नहीं दे पाता था अपनी वाइफ को, एंड नॉट सीरियस रिगार्डिंग टू दैट लव, और वो प्यार को लेके इतना सीरियस नहीं था। ऑल्दो दैट ही इज़ डैंडी, इट मीन दैट हैंडसम बलुक, वो खूबसूरत था पर वो उतना ज़्यादा प्यार नहीं करता था। इसीलिए वो खुश हुआ कि नरेटर ने कुछ टाइम तो निकाला। एंड इफ द लास्ट स्टेट्स एनी लॉन्गर दैट ही वुड हैव पंच्ड हिम, अब नरेटर बता रहा है अगर वो कुछ और देर रुकता तो मैं उसके पति को मारता, पीट देता उसे। एंड देन द नरेटर ड्रॉस मिसेस एबलिंग, अब नरेटर जो है मिसेस एबलिंग की तरफ दोबारा जाता है, बताता है कहानी, फोकस करता है पूरे सीन को मिसेस एबलिंग की तरफ। स्लोली दे टेक द टॉक सॉरी इवन मोर एंड इवन द डीपर थिंग्स, धीरे धीरे उन्होंने बात करनी शुरू करी, और गहरी बातें शुरू होगी, और ऐसे कैजुअल बातें होने लगी, फिर रोमांटिक बातें होने लगी।
Then one day the weather was picking up, so everyone went in the cabin. एक दिन मौसम खराब हो गया था, वो शिप पे तो थे, सब अंदर चले गए, पर मिसेस एबलिन बाहर थी. एंड द नरेटर ही आस्क्ड हिम टू रन अवे विद हिम. तो नरेटर ने बोला कि तुम मेरे साथ भाग चलो. तुम मेरे साथ भाग चलो, वैसे भी तुम खुश नहीं हो अपने हस्बैंड के साथ. एंड शी एक्सप्लेन्स देयर, और वो बोलती है दैट शी गेव हिम द लव दैट इज़ इनफ. उसने जितना प्यार दिया वो काफ़ी है. शी देन गिव्स हिम अ बॉक्स, उसके बाद वो एक बॉक्स देती है. एंड टेल्स हिम नॉट टू ओपन इट, और कहती है इसे खोलना मत अनटिल इट ही हियर्स फ्रॉम हर, जब तक वो ना बोले. अबाउट अ ईयर, उसके बाद एक साल बीत गया, एंड ही गॉट अ लेटर, और एक लेटर आया विच सेड दैट द एलेक्जेंड्रा एबलिंग डाइड. उसमें लिखा होता है एलेक्जेंड्रा एबलिंग जो है उसकी डेथ हो गई है. एंड विद इट्स सेकेंड लेटर, और उसमें एक और लेटर था विच टोल्ड हिम दैट ही कुड ओपन बॉक्स, कि अब तुम बॉक्स को खोल सकते हो. इनसाइड इट वॉज, जैसे बॉक्स को खोला, इट उसके अंदर क्या था, अ पीस ऑफ हर हेयर, बाल, क्योंकि नरेटर को बाल बहुत पसंद थे उसके सर के. तो यानी एक तो उसके हेयर यानी सर के बाल थे. एंड विथ दी मैग्नोलिया द फ्लावर, और मैग्नोलिया फ्लावर एक फूल था, देख सकते हो आप गूगल करके थे मैग्नोलिया फ्लावर कैसा दिखता है. एंड द टू पिंक सी शेल, और दो पिंक कलर के सी शेल थे. द नरेटर रिमेंबर्स अलेक्जेंड्रा एबलिंग. उसके बाद नरेटर एकदम से अलूफ हो जाता है, कि वो यादों में घुस जाता है. 20 years ago दैट ही मेट हर ऑन बोट. फिर बताया 20 साल पहले मिली थी वो. स्लोली हिज लव ग्रू फॉर हर, धीरे धीरे प्यार बढ़ने लगा. बट अलेक्जेंड्रा एबलिंग हैड ए बैड हर्ट वॉल्व, पर अलेक्जेंड्रा एबलिंग को हर्ट डिसीज थी. हर्ट में जो वाल्व है, पढ़ा होगा आपने, जैसे 4 वाल्व, और जो वाल्व किस तरह से लेफ्ट चैम्बर राइट चैम्बर किस तरह से एक उससे दूसरे में खून लेके, जो हार्ट के अंदर जो एक तरह का वाल्व होता है, वो एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर तक जो ब्लड फ्लो होता है उस समय पे ओपन होता है. दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द एरोटिक सिनोसिस. तो यानी हार्ट वाल्व, यानी उसका हार्ट वाल्व जो है वो खराब था. तो यानी जब हार्ट वाल्व ख़राब हो तो उसको रिप्लेस करने के बाद इवन 10 साल रह जाते हैं अगर नेचुरल हार्ट वाल्व को लगाया जाए. अगर दूसरा लगाया जैसे आर्टिफिशियल और एक मेटालिक वाल्व, तो मेटालिक 20 साल और 30 साल, और उसकी कोई उम्र नहीं होती, वो कभी तक भी चल सकता है. पर उस टाइम इतनी डेवलपमेंट नहीं थी इन द फील्ड ऑफ मेडिकल साइंस, इसीलिए जो है यहाँ पे जो वाल्व लगाया गया इज़ एन एनिमल वाल्व. तो वो वाल्व ज़्यादा देर तक रह नहीं सकता, 10 साल के बाद वो भी ख़राब हो जाएगा. टाइम यानी कब था. एंड द हस्बैंड ही वांट्स टू रन अवे विद हर, बट सेड बट शी सेज दैट शी कांट. इसलिए उसने बोला अब नहीं, अब क्या फ़ायदा, मैं तो वैसे ही मरने वाली हूँ. शी गिव्स हिम ए बॉक्स फॉर हिम टू रिमेंबर दैट हर बाय, एंड ही नेवर सीज हर अगेन. तो वो एक बॉक्स लेके गई थी, उसके बाद उसने उसे कभी देखा नहीं. कहानी आपको पता चली गई है, दिस इज द स्टोरी, बट हियर द एनालिसिस. हम एनालिसिस और करने वाले डीप में. देखो, द फर्स्ट कैरेक्टर इज द नरेटर, द मेल लवर. जो कैरेक्टर है हमारे पास एज मेल लवर है, इट मीन द सेंट्रल हीरो, दैट्स द प्रोटैगनिस्ट. और वो किससे प्यार करता है, मिसेस अलेक्जेंड्रा एबलिंग से. इज़ अ लव सिक है यंग मैन, और जस्ट 25 years ऑफ एज दैट ही इज़ अबाउट द शिप सॉरी. तो वो शिप पे 25 साल का है जब वो शिप पे गया, यानी और मीट्स मिसेस एबलिंग, और मिसेस एबलिंग से मिला. यहाँ आपको एज पता चल गया नरेटर का, इस बात 25 years. और उसके बाद इमीडिएटली दैट ही वॉज इन लव. एंड आई couldn't help in thinking that how disappointed I would be if the rain should keep the Mrs. Ebling in the cabin tomorrow. और ये लाइन है कि किस तरह से वो अपना ध्यान नहीं हटा पाया मिसेस एबलिंग की तरफ, और उसकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील होने लग गया, मतलब बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गया. And that is called infatuation. It means the love without reason. Infatuation. तो यहाँ पे इन्फैचुएशन देखने को मिलता है. वन शुड डिस्क्राइब द नरेटर एज एन लिव हिज लैक ऑफ वर्ल्डली एक्सपीरियंस मेकिंग इट सीम पॉसिबल टू ओवरकम द रोड ब्लॉक्स इन हिज वे. तो यहाँ पे दिखाया गया कि नरेटर को एज एन द नेव, जिसका सिंपल मतलब है कि इट मीन दैट शोइंग अ लैक ऑफ एक्सपीरियंस, विजडम और जजमेंट, के लैक ऑफ एक्सपीरियंस. तो नरेटर ऐसा नहीं है कि इस फील्ड में दैट लव मेकिंग में एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है. तो एबलिंग के हस्बैंड, डॉटर और इलनेस, इन सब सीन के बारे में और बता रखा है इस कहानी में. जहाँ तक की बात है मिसेस एबलिंग के रिगार्डिंग में, दैट इज़ द स्टार ऑफ द स्टोरी. वो स्टार मानी गई है स्टोरी की, इस पूरी कहानी की मेन स्टार इज़ द मिसेस एबलिंग. एंड शी इज़ डिस्क्राइब्ड एज हैविंग अ स्प्लेंडेड वाइग्रस बॉडी, द रेड गोल्ड हेयर, ये एक द क्वालिटी है, ठीक है. एंड द ड्रेंच्ड विद सनलाइट, उसके पास सूरज की रोशनी पड़ती थी, बहुत ज़्यादा चमकती थी. इट मीन दैट शी इज़ रियली गॉर्जियस.
The narrator the pose over the over high cheekbones, the gentle chin, the singular loveliness of the mouth. Narrator ने इन सारी चीज़ों को ध्यान से देखा. The narrator is smitten with her. It means पूरी तरह से love में आ गया. And despite that, she appears to spend a good portion of her time aboard on the Germania alone and looking at the water, enjoying the sunshine, and is content to do so. और वो उसने अपना सारा टाइम जो है इस पे निकाला. और यहाँ पे ये बताया गया है कि डिस्पाइट दैट शी अपीयर्स टू स्पेंड ए गुड पोर्शन ऑफ हर टाइम, कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फीमेल यानी जो हमारे पास मिसेस एबलिंग है वो अपना टाइम सनशाइन में एंजॉय करती थी, नेचर के काफ़ी क्लोज थी. अच्छा, जो जो मरने वाला है, जिसको पता है कि वो मरने ही वाला है, तो वो इस तरह से ही हो जाता है. दैट मेच्योरिटी माइट बी एट्रीब्यूटेड टू द फीलिंग हेल्थ. और इतनी मेच्योरिटी इसलिए क्योंकि उसे पता है कि द कंडीशन ऑफ हर इज़ नॉट good. Or she had a bad heart valve that he added that he was serious way. उसने बोला कि उसका heart valve जो है वो सही नहीं है और बहुत ही serious है वो. And it could be the worldliness in having the travel a good portion of her life. तो उसको उसका मानना है this was the last journey. अब ये उसकी last journey है. And her uncle was skipper on the coasting vessel. With him that she had made many trips to the Norwegian coast. उसने बोला कि वो अपने अंकल के साथ भी Norwegian coast पे बहुत बारी गई है. Oh, sorry. But she was always reading and thinking that the blue seas of the south. और वो बार बारी वो समुद्र को देख रही है. It means they're getting close to the nature. Now we also see how the maturity bloom when refuting the narrator's advance. The meaning of the refute, ठीक है. तो हम यहाँ पे ये भी समझ आता है कि उसकी मेच्योरिटी किस तरह से धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही थी, किनकी, यानी मिसेस एबलिंग की. और रिफ्यूट का जहाँ सिंपल मतलब होता है टू से दैट ए क्लेम इज़ अनफेयर और नॉट ट्रू. ओके, इस तरह से बोलना कि जो क्लेम है वो अनफेयर है. इट मीन दैट टू प्रूव दैट दिस स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट, कि स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है. तो वी ऑल्सो सी दैट हर मेच्योरिटी ब्लूम व्हेन दे रिफ्यूटिंग द नरेटर्स एडवांसेस, यानी नरेटर जिस तरह से मिसेस एबलिंग के पास आ रहा था और वो मना क्यों कर रही थी. रिफ्यूट मीन्स कि इनकरेक्ट बताना, कि सही नहीं है हमारा प्यार करना. एंड ही इज़ क्लियरली कंज्यूम्ड बाय इवन सजेस्टिंग दैट द टू रन ऑफ टुगेदर. और ये ऑप्शन भी रखा गया था कि दोनों भाग जाते हैं. शी रिबफ, उसने मना किया. शी हैड बीन हेल्ड टू लॉन्ग एंड द टू द क्लोजली इन माई थॉट दैट शी बेग्ड मी टू रिलीज हर फॉर अ लिटिल वाइल. उसने ऐसा किया जैसे कि उस वो में से दूर जाना चाहती थी, पर कोई रीज़न था. ऑल्दो हर हस्बैंड एन इंजीनियर अब्रॉड द शिप, उसका जो हस्बैंड है वो इंजीनियर था बेशक. एंड ही ट्रीट हर वेल, उसको सही ट्रीट करता था, यानी जो बेसिक नेसेसिटी दैट्स एम्यूनिटी वो उसको देता था, खाने पीने सब चीज़ का. बट शी अपीयर्स लोनली, पर उसके बाद भी वो लोनली फील करती थी. बाय हर दैट ओन, शायद वो इम्फेथेटिक नहीं था रिगार्डिंग उसके एंड शोइंग द सिंपैथी. बाय हर ओन एडमिशन टू वी डिस्कवर दैट द मिसेस एबलिंग इज वेन, और उसने खुद एडमिट किया मिसेस एबलिंग के अब उसका जीना खालीपन है. वेन मीन्स यूजलेस. And the Mr. Lars Ebling, Alexandria husband, who is Norwegian too, वो Norwegian का है, Norway का है, has some influences on set of the events of the story. इसका कई इन्फ्लुएंस आया, कई जगह इन्फ्लुएंस डाला है कहानी के पार्ट में, इन ऑर्डर टू शो और द प्रेजेंट द कंडीशन ऑफ मिसेस एबलिंग. मिसेस एबलिंग की कंडीशन को दिखाने के लिए देयर मिस्टर लार्स, उसको डालना पड़ा. द Karen, the Ebling's daughter, also appear in the story, and you watch about the presence. The doctor, Dr. B is an Italian naval officer that who comrade of the Long Island Yacht Club. और डॉक्टर भी है जो कि इसमें सजेस्ट कर रहा है, बता रहा है कि मिस्टर एवलिंग का जो है, मिसेस एवलिंग सॉरी, उनका जो वाल्व है वो पूरी तरह से रिप्लेस होगा, और बैड वाल्व है तो वो रिप्लेस हो ही नहीं सकता. एंड शी हैज़ अ लिटिल टाइम टू स्पेंड ऑन दिस अर्थ. Major themes. Out of the themes of the narratives, that the themes of the love needs to be probed between the character. एक तो सबको पता है this in love, that is a deep love and a wholesome love आप बोल सकते हो. माना वो जो लव है इज एन अनरेक्टेड, जिसको पूरी तरह से रिस्पॉन्ड ना किया गया, बट दैट लव इज द ट्रू लव. इट शोज हिज जर्नी ऑफ द Alexander Ebling कैन नॉट कम into a place due to his marriage with the Lars Ebling. Despite the feeling that one and the narrator feels the heartbroken, it means that love एक central theme है. And the infatuation or infatuation दिखाया गया, it means the love without reason, that is the true definition of the love. The story presents the reminiscent, it means that is a remembrance, ठीक है. कहानी remembrance की है, that is dip in the emotions
Or another evident the theme portrait the castle is a story that corresponds to strict adherence to the norms and the standard. It also shows the norms and the standards. It means the rules and regulation. It means that protocols of society. समाज के कुछ नियम उनको भी ये चीज़ दिखाती है. This can particularly can be seen with the reaction of Alexandra. She continues to find way to स्टिक विद हर ड्यूटीज़ टू हर हस्बैंड कि उसका पति है उसको उस ड्यूटी पे रहना पड़ेगा. दीज आर कॉल्ड द प्रोटोकॉल्स ऑफ सोसाइटी. समाज के कुछ नियम है उसे फॉलो करना पड़ेगा. दिस इज अनदर थीम. ये भी एक थीम है. डिस्पाइट द सपोज द एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं कर सकते हो तुम. दैट शोज द इनफिडिलिटी. ये दिखाया जाएगा अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करा जाए तो वो एक इनफिडाइल दिखाया जाता है. कि इनफिडाइल का मतलब क्या है कि जो फीमेल है वो मेल की तरफ जो है वो यानी जो वाइफ है वो हस्बैंड की तरफ पूरी तरह से ड्यूटीफुल नहीं है. ठीक है. दैट इज़ कॉल्ड इनफिडिलिटी. तो इनफिडिलिटी भी इसकी एक सिंबल एक थीम बोल सकते हो आप. द यूज़ ऑफ वाटर यहाँ पे एज एन मेटाफर यूज़ किया गया इन ऑर्डर टू बिल्डिंग द इमोशंस और रोमांटिक इमोशन. अलेक्जेंड्रिया और जिसको कैथर ने यूज़ किया है. Using this symbolism enables the reader to recognize the developing the feeling emerging between the main character and the story. Main character किस तरह से पूरी तरह से जो है वो connect हो रहा है to the Mrs. Ebling. इसको दिखाने के लिए this is a symbol of ocean. Overall, the Cather on the Gulf's Road, they remain the reminiscent. Is the reminiscent of the remembrance, उसके पर design and they come with the complexities in the circumstances. ये भी दिखाया गया about the complexities and also it shows how the life is difficult to live. दिस इज़ द यूनिवर्सल ट्रूथ. जीवन कितना मुश्किल होता है जीने के लिए. एंड ऑल्सो इट शोज दैट डेथ इज़ अल्टीमेट रियलिटी. मौत एक सच्चाई है. ठीक है. एंड दिस इज़ वन थिंग दैट वी ऑलवेज फॉरगेट. और यही वो चीज़ है जिसको कि हम हमेशा भूलते हैं. बट डेथ इज़ एन अल्टीमेट रियलिटी. ये भी इसमें दिखाया गया है. द कैथर के अगर इस वर्क को जाते हैं इज एन इमोशनल ऑटोबायोग्राफी that tracing the course of her deepest feeling about what is most valuable in the human experience. This is the homocentric writing. और ये सच में homocentric writing है. It means that you are human and it means that you should enjoy the human. अगर आप इंसान हो तो आपको इंसानियत enjoy करनी चाहिए. इंसान मतलब क्या है? That's a combination of the happiness and sadness of the right thing and the wrong thing. That is the human. कोई भी एक तरह से पूरा सब कुछ नहीं हो सकता. पूरा गलत नहीं होगा पूरा सही नहीं होगा. इट्स अ कॉम्बिनेशन. वो यहाँ दिखाया गया है. एंड इट ऑल्सो शोज दैट द डिफ़िकल्टी ऑफ द लाइफ कि सच में जीवन को जीना किस तरह से मुश्किल है. तो ये सब कुछ है इसमें जो दिखाया गया. ऑल्सो द यूथ एंड द प्रॉमिसिंग एंड द ट्रू डेफिनेशन ऑफ लव जो यहाँ पे दिखाया जाता है. लव इज़ ऑलवेज विदाउट रीज़न. लव बिना रीज़न के होता है. Now let us sum up. On the Gulf's Road is yet another beautiful story by Willa Cather, and we look at the characters, the writing, the story, and all is create a massive public appeal. बिल्कुल बहुत अच्छी है in public writing. The love at the first sight ये दिखाया गया. Not just the visual and the physical, but also the melding, the heart melding. किस तरह से दिल को दिखाया गया and about the emotions उसको. They had novel on the frontier life. They brought out the national recognition. नेशनल रिकग्निशन इनकी राइटिंग को बहुत मिलती थी. जैसे मेरे 1923 में निकलिट्ज़र प्राइज़ मिला था वन ऑफ आर्ट्स लिखने के लिए. इट इज़ नॉट सरप्राइज दैट शी वॉज सिलेक्टेड फॉर द फेलो ऑफ द अमेरिकन अकेडमी फॉर द आर्ट्स एंड साइंस इन 1943. इन अमेरिकन अकेडमिक ऑफ आर्ट्स एंड साइंस के लिए 1943 में भी लिया गया. एंड 1944 कैथर रिसीव द गोल्ड मेडल फॉर द फिक्शन ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर आर्ट्स एंड लेटर. ठीक है. उसके लिए भी गोल्ड मेडल भी मिला. ना एक्सरसाइज. अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं. डू यू एग्री विद द व्यू ऑफ द 20th century द शॉर्ट स्टोरी प्राइमरली ऑफर्स द परसेप्शन ऑफ द ह्यूमन कैरेक्टर. दिस इज नॉट रिलेटिव. इस पर नहीं जाते. आगे चलते हैं. डू यू एग्री विद द व्यू ऑफ द 20th century शॉर्ट स्टोरी प्राइमरली. द सेम क्वेश्चन इज हियर रिपीटेड. ये आते हैं. एट द बिगनिंग ऑफ द नरेटर रिफ्लेक्ट्स अबाउट द मिसेस एबलिंग आउट ऑफ ऑल दैट सपोज इट मेक फॉर द हैप्पीनेस. अच्छा जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट मैंने वो आगे कवर कर रखे. अगर आपको कोई इंटरेस्ट हो तो आप इसको भी कवर कर सकते हो और आप इसे शेयर कर सकते हो. मेरे नंबर पे जो आपको लास्ट में मिलेगा वहाँ आप को डाल के चेक करवा सकते हो आंसर्स. नाउ थ्रू आउट द स्टोरी द गर्ल सोड बाय द विला कैथर. द कैथर ऑफर अस द इमेजेस ऑफ वाटर. हाउ डज द स्टोरी यूज वाटर एज मेटाफर फॉर द लाइफ एंड द सेल्फ डिटर्मिनेशन. वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. आप ये ऊपर की लाइन भी लिख सकते हो आंसर लिखने से. आप पहले कोई क्वेश्चन आता है तो आप लिख सकते हो. यहाँ पे आपको लाइन्स बहुत अच्छी मिलेंगी उनका ध्यान रखना है.
तो विला गाथा दी गर्ल्स रोड इज़ अ रिच एंड मल्टी फेसिटेड, बहुत सारे नैरेटिव इसमें यूज़ किए गए हैं, एंड इवन द थीम सेल्फ डिटर्मिनेशन और ह्यूमन कंडीशन को यहाँ पे दिखाया गया है। एज एन मेटाफर बहुत अच्छा रूपक अलंकार का इस्तेमाल किया है। एज एन लाइफ एज एन मेटाफर यहाँ दिखाया गया है। वाटर एज ए सिंबल ऑफ लाइफ, यहाँ पे वाटर को सिंबल ऑफ लाइफ दिखाया गया है। इट embodies द एसेंस ऑफ लाइफ एंड वाइटलिटी। वाटर यहाँ पे बताता है किस तरह से जो जीवन का जो मेन है, इज मीन द न्यूक्लियस ऑफ लाइफ, जो कोर है उसको दिखाता है। The water and the renewal, one of the key ways that symbolizes through the association of the renewal and the regeneration, जिस तरह से लाइफ रिन्यू और रीजनरेट होती है, द सेम इज द वाटर, है ना, किस तरह से वो वेपर बन के बादल बनते हैं फिर बरसता है, तो इस तरह से रिन्यू एंड रिन्यूअल और द रीजनरेशन द सेम इज फॉर द लाइफ, इसी तरह से जीवन है। वाटर एंड वाइटलिटी, वाटर क्या इज वाइटल, बहुत ही जो ऐसा नहीं है कि स्टैगनेंट हो, फिक्स हो, नहीं, इस मूविंग, वो चलता रहता है और वो चलता ही रहेगा। दैट इज द लाइफ, इसी तरह से लाइफ है। वाटर एज ए मेटाफर एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन, वाटर की जो फ्लूइडिटी है, अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, हम नहीं बता सकते पानी के बारे में आगे कहाँ क्या क्या होने वाला है। द मेटाफर ऑफ द वाटर, इसी तरह से लाइफ है। नेविगेटिंग द लाइफ्स करंट, द कैरेक्टर्स इन द गर्ल्स सोर दे फाइंड देमसेल्फ इज द मर्सी ऑफ द लाइफ करंट, बिल्कुल सही। जो कैरेक्टर हैं वो लाइफ करंट पे मूव कर रहे हैं इस कहानी के। मच लाइक द बोट एड्रिफ्ट ऑन रिवर, जिस तरह से बोट इस रिवर पे जा रही है, द सेम इज फॉर द लाइफ। अनसर्टेनिटीज दिखाई गई हैं इस जीवन में, द चैलेंजेस दिखाए गए हैं, एंड इवन द एसेट कंट्रोल हो द डेस्टिनी, और हमारा कोई कंट्रोल नहीं है डेस्टिनी पे। देयर इंटरेक्शन एंड द वाटर एंड वेदर दे आर स्विमिंग अगेंस्ट द करंट और द ड्रिफ्टिंग अलोंग, और ऐसे बताया गया हमें किस तरह से पानी जिस तरह से बहती है उस तरह से ड्रिफ्ट करते रहना होता है। दिस इज हाउ द लाइफ गोज ऑन, इस तरह से जीवन भी चलता है। द कैरेक्टर्स आर कम फ्रॉम द टर्बुलेंट वाटर, जिस तरह से कैरेक्टर हैं, जिस तरह से पानी में कभी कभार बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम प्रेशर आता है, बहुत ज़्यादा बल्क आता है, द सेम इज फॉर द लाइफ, उस तरह से लाइफ में सैडनेस आती है, जैसे कि यहाँ पे मिसेस एबलिंग के दिखाया है में द बैड हार्ट वॉल्व, ठीक है, जो कि एक मेडिकल कंडीशन है। इस इंटरेक्शन द कैथर एक्सप्लोर द थीम ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, ये दिखाया गया द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ वाटर, जिस तरह पानी के जीवन में कॉम्प्लेक्सिटीज है, द सेम इज फॉर द ह्यूमन लाइफ। इट ऑल्सो शोज द फ्लूइडिटी ऑफ आइडेंटिटी, अच्छा आइडेंटिटी का फ्लूइड नेचर भी दिखाया जाता है। आइडेंटिटी इट मीन दैट आर सोशल रिप्रेजेंटेशन, सोशल आईडी, हम समाज में क्या है उस तरह का, उसका फ्लूइडिटी दिखाई गई, किस तरह से हमारी आइडेंटिटी जो है, पहले हम कुछ होते हैं, फिर एक मेडिकल कंडीशन या कोई ट्रॉमा आता है दैट शेप्स आवर आइडेंटिटी, दैट चेंजेस आवर आइडेंटिटी, उस टाइम पे हमारी आइडेंटिटी जो है वो बदल जाती है। तो लाइफ इतनी सिंपल नहीं है, एंड सच मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर अंडरगोइंग द सिग्निफिकेंट लाइफ चेंजेस, एक जगह से दूसरी जगह जाना, लाइफ किस तरह से बदलती रहती है। दैट हैज़ अ यूनिवर्सल अप्रोच, इसके पूरी राइटिंग के अंदर एक यूनिवर्सलिटी है जो देखने को मिलता है इस राइटिंग में। द सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड द फ्लूइड प्रोसेस ऑफ लाइफ दिखाया गया, दैट इज अल्टीमेट रियलिटी, एंड जस्ट एज द वाटर टेक द वेरियस फॉर्म, जिस तरह से पानी अलग अलग फॉर्म लेता है, द सेम इज लाइक द आइडेंटिटी ऑफ आर, इस तरह से हमारी आइडेंटिटी बदलती रहती है। जैसे इसमें मिसेस एबलिंग को देखते हैं हम, इज अ मदर, ठीक है, इज एन डॉटर, वो कभी बेटी भी रही होगी, अब माँ है और वाइफ है, एंड ऑल्सो द लवर। इट मीन दैट आइडेंटिटी इज नॉट फिक्स, इट गोज विद अ डिफरेंट कंडीशन एंड द डिफरेंट आइडेंटिटी, इस तरह का कंसेप्ट है। द स्ट्रगल फॉर कंट्रोल, कंट्रोल का अब नेक्स्ट है, इस मीन द स्ट्रगल फॉर द कंट्रोल एंड द मिस्ट्री ऑफ द ओन लाइफ, कि हम किस तरह से स्ट्रगल करते हैं लाइफ में इन ऑर्डर टू लिव द लाइफ, दिस इज़ द मेन प्रॉब्लम, और दिस इज़ ऑल्सो द रियलिटी, कि लाइफ ऐसा नहीं है कि कुछ हट के, इसमें सच में प्रॉब्लम्स आते हैं, स्ट्रगल्स आते हैं, और इन सब स्ट्रगल को किस तरह से हम फेस करते हैं, दैट इज द लाइफ, द फेसिंग द स्ट्रगल और द फेसिंग द वॉर्स कंडीशन और फेसिंग द सैडनेस, ठीक है, दैट इज द लाइफ। वाटर एंड इंटरप्ले ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल फोर्सेस, बिल्कुल सही, पानी एक्सटर्नल फोर्सेस भी दिखा रही है और इंटरनल फोर्सेस भी दिखा रही है। इट मीन दैट द ऑब्जेक्टिविटी एंड ऑल्सो सब्जेक्टिविटी, द बोथ, अब वो किस तरह से दिखा रही है समझना। देखो सब्जेक्टिव थॉट क्या होता है, जैसा हम समझते हैं लाइफ को, हर किसी का अलग अलग नज़रिया है जीवन को लेके,
एंड ऑब्जेक्टिफिकेशन मीन जो दुनिया समझती है, अगर कोई एक बॉटल है, दुनिया उसको देख रही है, दिस इन बॉटल, पर दैट इज़ द ऑब्जेक्टिफिकेशन। और सब्जेक्टिविटी क्या है, वही बॉटल हर एक के लिए अलग अलग मीनिंग क्रिएट कर सकती है। जो बॉटल की फैक्ट्री में काम कर रहा है उसके लिए वो एज एन प्रोडक्शन यूनिट में है, एज एन सोर्स ऑफ इनकम है। जो पानी पी रहा है उसके लिए भाई पानी पीना है तो बॉटल के अंदर स्टोर है, कोई एज एन उसकी तरह घूम के रखता हो या फैंसी कंडीशन में रखता हो, इट मीन द सेम थिंग हैज़ डिफरेंट मीनिंग, और दैट इज़ द सब्जेक्टिविटी। तो लाइफ, वो जो ओशियन है, वहाँ पे एक्सटर्नल इंटरनल फोर्सेस दोनों दिखाए जा रहे हैं। मिसेस एवलिंग के लिए द ओशन इज़ अ डिफरेंट थिंग, और द सेम इज़ फॉर द नरेटर, द ओशन स्टैंड्स फॉर द डिफरेंट थिंग। अब वो ओशन को घूर रही है, वो इसलिए देख रही है बट द सब्जेक्टिव थॉट, उसको लग रहा है दैट इज़ लाइक अ लाइफ, इसी तरह से जीवन है, हम आते हैं चले जाते हैं, बट फॉर द नरेटर द स्टैंड फॉर द डिफरेंट थिंग, उसके लिए वो रोमांटिक एसेंस जनरेट कर रहा है नरेटर के लिए, इज़ अ ब्यूटिफुल थिंग। ठीक है, तो अब यहाँ समझ आता है इट्स अबाउट द ऑब्जेक्टिफिकेशन एंड द सब्जेक्टिविटी थॉट। तो यही अबाउट द इंटरनल एंड द एक्सटर्नल फोर्सेस। तो वाटर भी हमें यहाँ दिखाती है अबाउट व्हाट इज द इंटरनल फोर्सेस एंड व्हाट्स द एक्सटर्नल फोर्सेस। अच्छा, स्टोरी पोर्ट्रेल द पावरफुल एक्सटर्नल फोर्सेस एंड ऑल्सो इंटरनल फोर्सेस। एक्सटर्नल फोर्सेस भी दिखाए जा रहे हैं इसमें पावरफुल, और इंटरनल फोर्सेस में, एक्सटर्नल फोर्सेस वाटर में इस तरह से पावरफुल है कि जैसे फ्लड ले आते हैं, ड्रॉट कंडीशन ले आती है, द सेम इज़ फॉर द लाइफ एंड द सेम इज़ द वर्स्ट कंडीशन ऑफ द लाइफ। इसी तरह जब जीवन में अच्छे पल आते हैं, बुरे पल आते हैं, उसको दिखाया गया है। इंटरनल रिस्पॉन्स यहाँ पे सब्जेक्टिविटी को डील करती है, हमारी सोच को। और अच्छा है कि वाटर यहाँ पे दोनों चीज़ को बाइंड कर रही है। ऑन दी वन साइड देयर इज ऑब्जेक्टिविटी एंड ऑन द अदर साइड देयर इज सब्जेक्टिविटी। इट मीन द वाटर paints here both the theme objectivity and subjectivity in the two scenario of saying the same thing। एक ही चीज़ को देखने के दो अलग अलग नज़रिए, ये हमें यहाँ पे वाटर दिखा रही है। तो वाटर इज रियल द ग्रेट मेटाफर सिंबल। कंक्लूजन, ऑन द गर्ल्स रोड द विला का था मास्टरली यूज द वाटर, बिल्कुल पानी का बहुत अच्छा यूज़ किया गया। द सिम्बॉलिज्म ऑफ द रिन्यूअल दिखाती है, वाइटलिटी दिखाती है, फ्लूडिटी दिखाती है, एंड इंटर प्ले ऑफ एक्सटर्नल एंड द इंटरनल फोर्सेस, आपको ध्यान रखना है। और द मेटाफर ऑफ द वाटर इन द गर्ल्स रोड सर्व एज इल्यूमिनेट द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द लाइफ एंड द आइडेंटिटी, ये लाइफ और आइडेंटिटी की कॉम्प्लेक्सिटीज़ को भी दिखाती है। एंड द फॉर्म्स एसोसिएशन वाटर अंडरस्कोर्स द डायनामिक स्टाइल ऑफ द लाइफ, जिस तरह से लाइफ जो है डायनेमिक है, द सेम इज़ फॉर द वाटर। अब यहाँ हमारे पास एक और क्वेश्चन है, दैट्स ऑन द गर्ल्स रोड बाय द विला काथर ऑफर्स द रीडर्स कंप्लीटिंग द डिपिक्शन ऑफ करेज। देखो करेज का थीम है, इट मीन द कैरेक्टर शोज द करेज। तो कौन से कैरेक्टर जो उसमें हिम्मत दिखा रहे हैं, तो हम दो कैरेक्टर को लेंगे यहाँ पे। द फर्स्ट इज दैट मिसेस एबलिंग, ये तो आपको पता ही है, इवन द फेसिंग द बैड हर्ट वाल्व कंडीशन, पर फिर भी दैट ही इज़ नॉट लूजिंग होप, वो होप को नहीं छोड़ रही है। बहुत अच्छी बात है, दैट शोज द करेज एंड एज एन अल्टीमेट एग्जाम्पल रिगार्डिंग टू द करेज। और दूसरा हमारे पास है दैट इज़ द नरेटर। नरेटर इज़ एन एक्सलेंट एग्जाम्पल कि माना कि लव जो है दैट इज़ अनरिक्विटेड, वो लव मिला नहीं उस तरह से, बट स्टिल दैट ही लव्स हर, वो आज भी उससे प्यार करता है। दैट शोज द ट्रू डेफिनेशन ऑफ लव, जो कि लव का एक सही डेफिनेशन देती है। The conventional portrayal of the courage. The courage in the girl's sword is a traditional definition of bravery. कि जो पुराने जो डेफिनेशन दी जाती थी ब्रेवरी की, उसके इट मीन दैट हीरोइज्म, मॉरल फोर्टिट्यूड, द विलिंगनेस टू फेस डेंजर एंड हेड ऑन। दिस डिपिक्शन रिफ्लेक्ट्स द क्लासिक नोशन ऑफ द करेज। तो ये जो कन्वेंशनल पोर्ट्रेल ऑफ करेज है कि इस तरह से होना चाहिए, बट द राइटिंग सेंस इन डिफरेंट वे, यहाँ पे कुछ अलग दिखाया गया है द करेज को। इट मीन दैट कि किस तरह से हमें इमोशनली बिल्ट होना चाहिए, किस तरह से कंडीशंस कैसे ही हो, बट स्टिल दैट वी डू नॉट लूज द होप टू लिव द लाइफ। ठीक है, ये होना चाहिए, दैट इज द करेज। Heroic acts and the physical bravery. The story features the physical bravery, the tangible, and the involving the physical confrontation, traditional views. In the girl showed the character who faced the perilous situation, the risky venture exemplify the courage. but ठीक है, ये वैसी लाइन आप इसमें ज़्यादा मत जाओ। And the moral courage in the standing up for the belief,
कि किस तरह से मॉरल करेज होता है। अब यहाँ पे करेज के साथ मोरालिटी ऐड कर रखी है। बिल्कुल सही, मॉरल करेज यहाँ देखने को मिलता है कि अगर वो एंड फेज में थी तब वो नरेटर के साथ फिर भी वो जी सकती थी अपनी लाइफ को, रोमांस कर सकती थी, बट स्टिल जो मॉरल करेज है, इट मीन दैट फॉलोइंग द मॉरल रूल्स और द कोड्स ऑफ द सोसाइटी कि ज़माना क्या कहेगा, एंड इवन द किस तरह से वो एक ड्यूटीफुल वुमेन थी, वो इसमें देखने को मिल रहा है राइटिंग में, दैट शोज द मॉरल करेज। द subtle portrayal of the courage, the resilience in the face of the personal struggle। बिल्कुल सही, जिस तरह से स्ट्रगल चला आ रहा था पर उसको किस तरह से रेजिस्ट करना और फिर भी जीने के होप को जिंदा रखना इज एन एवरग्रीन थॉट, दैट इज द करेज। द एवरी डे द एक्ट ऑफ ब्रेवरी, हर रोज जीना ऐसी कंडीशन में इज एन एक्ट ऑफ ब्रेवरी, जो कि ये राइटिंग दिखाती है। द डिटर्मिनेशन, कंपैशन, परसीवरेंस, ये सारे उसको द कंपेयरिंग द पोर्ट्रेयल। द ट्रेडिशनल वर्सेस द सब्टल करेज, जो पुराना करेज था उसको से एक न्यू डेफिनेशन दी, दैट इज द न्यू करेज। इट मीन दैट इमोशनल पावरफुल, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड करेज। कोई अगर इमोशनली पावरफुल हो, कोई अगर जीने का होप नहीं छोड़ता हो, तो हम उसे हिम्मत उसे भी कह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ब्रेवरी इज़ अ डिफरेंट थिंग, इट इज़ ऑल अबाउट टू बोस्ट, कि आपको दिखाना होगा। इट्स ऑल अबाउट टू शो योर पोटेंसी एज एन मेल पोटेंसी, मर्द वाले यानी वो दिखाना पड़ेगा कि मार के किसी को या फिर तलवारों से काट के नहीं। दिस इज़ अ डिफरेंट डेफिनेशन रिगार्डिंग टू द करेज। यहाँ पे करेज का एक अलग डेफिनेशन दिया है। एंड कंक्लूजन, कंक्लूजन आप खुद लिख के आ सकते हो, बहुत सिंपल है। The comment on the title of the work. This is important writing. What is the meaning of the Gulls Road by Cathal? Geographical significance. अगर गर्ल्स रोड की बात करते हैं, इज इन फिजिकल लोकेशन जिसको बताएगा रिप्रेजेंटेटिव जर्नी, और ये जर्नी यहाँ पे स्पेस एंड इवन कैरेक्टर उसका भी बता रहेगा। दिस नॉट जर्नी, खाली जर्नी नहीं है, ये स्पेस कैरेक्टर दोनों की जर्नी है। जर्नी एंड द ट्रांजिशन, इस दुनिया से उस दुनिया जाना, एक फेज से दूसरे फेज में जाना, ऐसी कैरेक्टर दोनों हमारे पास सेम कैरेक्टर हैं। चाहे वो एबलिंग हो जो कि अब डेथ के बिल्कुल पास में है, ऑन द वर्ज ऑफ डेथ, अब दूसरी दुनिया की तैयारी हो रही है, और कैरेक्टर हमारे पास बेशक नरेटर हो, उसे पता है दिस इज़ द लव लाइफ, उसके बाद जो आगे की लाइफ है इट्स फुल ऑफ पेनफुल। ठीक है, तो दोनों में यहाँ पे ट्रांसिशन और ट्रांजिशन हमें दिख रहा है, ट्रांजिशनल फेज वो दोनों में देखने को मिल रहा है। सिंबल चेंज, जो लैंडस्केप और गर्ल्स रोड को एज एन सिम्बॉलिकल प्रेजेंट किया गया। इट शोज द लाइफ, इट शोज द जर्नी ऑफ द लाइफ, आपको ये लिख के आना है। द गर्ल्स रोड इज मिरर टू द कैरेक्टर, साफ दिखा रखा है हर कोई अपनी जर्नी पे है। अगर मिसेज एबलिंग है उसकी अपनी जर्नी है, और वहाँ पे हमारे पास दूसरा क्या नरेटर है, उसकी अपनी जर्नी है। दोनों ने अपनी अपनी जर्नी को यहाँ पे कवर किया है। एक तरफ द जर्नी इज ऑफ द लाइफ, आप एबलिंग की तरफ लाइफ की जर्नी भी है और लव की जर्नी है, जबकि नरेटर के पास रिगार्डिंग टू द जर्नी दैट इज ऑफ लव। सिंबॉलिकल सिग्निफिकेंस है, गल एज एन सिंबल, गल को सिंबल यूज़ किया है ओपन स्काई के लिए, सी के लिए, एन आइडिया ऑफ द जर्नी बियॉन्ड द फेमिलियर बाउंड्रीज, अपनी बाउंड्री को पार करके जीना, दैट इज हियर द सिंबल ऑफ गर्ल्स। द रोड एज मेटाफर है यहाँ पे, दिस रोड इज नॉट सिंपल रोड, इट्स अ रोड, पर ये रोड कौन सा है, अबाउट द रोड ऑफ लिविंग लाइफ, इट्स अ रोड ऑफ लाइफ, ये जीवन है। ठीक है, दैट इज द रोड। थीमेटिक इम्प्लीकेशंस, अगर थीम की बात करते हैं, इट्स अबाउट द जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, अपने आप को पहचानना, ये उसका भी है। बिल्कुल सही, यहाँ दोनों कैरेक्टर अपने आप को पहचानते हैं, इज सेल्फ डिस्कवरी एंड ऑल्सो रोड टू द सेल्फ डिस्कवरी। कन्फ्रंटिंग द एडवर्सिटीज, किस तरह से लाइफ में चैलेंजेस आते हैं और उसको किस तरह से कन्फ्रंट करना होता है, रोकना होता है, रेजिस्ट करना होता है बिना होप को छोड़े। एक्सप्लोरेशन ऑफ द बाउंड्रीज, अपनी बाउंड्रीज को देखना, समझना, इस जीवन को और परखना, वो भी। एंड कंक्लूजन आप खुद ऐड कर सकते हो। द कमेंट ऑन द टाइटल एक और है, और टाइटल पे अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप और मटेरियल ऐड कर सकते हो, जैसे कनेक्शन टू द सी एंड नेचर, ये सी एंड नेचर से कनेक्टेड राइटिंग है। इट मीन दैट रोड हियर इज अ सिंबल ऑफ सी ट्रैवल, कोस्टल लाइफ, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। इट्स अबाउट द नेचुरल इमेजरी ऑफ द हाईलाइट ओपननेस, एक्सपेंसिवनेस, उसको दिखाती है। सिंबल ऑफ फ्रीडम एंड एस्केप, ये भी दिखाती है कि किस तरह से आज़ादी और एस्केपिस पॉइंट ऑफ व्यू को दिखाती है।
इट ऑल्सो द फ्लीटिंग द ट्रांसिट नेचर ऑफ लाइफ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इमोशनल एंड द मेटाफोरिकल जर्नी, ये वो भी है। एंड द कंक्लूजन आप लिख के आ सकते हो बेहतर तरीके से। और थैंक यू सभी को, थैंक्स किस तरह से हमने इस वर्क को किया और आपको कैसा लगा प्लीज़ नीचे कमेंट ज़रूर करना और सब्सक्राइब करो यार, ताकि ये जो चैनल है वो लेयर पे आ सके, क्रीम लेयर पे आ सके। और यहाँ पे आप कोई से भी रिक्वेस्ट हो, स्पेशल रिक्वेस्ट हो, आप मुझे डाल सकते हो, यहाँ मैसेज कर सकते हो, डीएम कर सकते हो, टेक्स्ट कर सकते हो, और इवन आप नीचे कमेंट कर सकते हो। तो मैं 15 दिन पहले पर कमेंट करना, मैं उसके पर एक बहुत खूबसूरत और डिटेल्ड लेके आऊँगा डिस्कोर्स, एक तरह से पूरा डीप एनालिसिस। तो कोई गाइड वाइड खरीदने की ज़रूरत नहीं है या कोई इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। स्टे इन चैनल और आप इस चैनल पे रुक के आराम से सब कुछ समझ सकते हो। ये मेरी फेसबुक आईडी है, अगर आप देखना चाहते हो। जैसे इंस्टाग्राम आईडी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। जैसे ईमेल आईडी, ये टेलीग्राम चैनल, इसे ज़रूर ज्वाइन करना। और प्लीज़ अगर कोई रिक्वेस्ट हो तो नीचे आप करो। थैंक यू सभी को।